सो गाइज लास्ट टाइम जो किया था वो थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके साथ में आज का जो नया टॉपिक है वो भी मैं स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले तो हम लोग एसपीएम के लिए एसडीएलसी कैसे याद रखेंगे वो देख लेते हैं। एक अगर डायग्राम देखें हम लोग एसडीएलसी इजिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखो ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बता रहा है, ये सेम डायग्राम को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। ऐसे ही डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार। सो यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या क्या बता रहा है वो दिखता है सबसे पहले तो। ओके सो देखो यहाँ पे हम लोगों का स्टार्ट कहाँ से होगा, फिजिबिलिटी मैट्रिक्स आएगा, बराबर है। फिजिबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी होंगे। सो स्टार्ट फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं अपने माइक बंद रखवा। जयेश मेरे को वीडियो। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट कहाँ से करता है वो दिखता है। आप अगर देखेंगे ये एसडीएलसी में तो आपको यहाँ पे फिजिबिलिटी मैट्रिक्स आता है, देन रिक्वायरमेंट वो सब आएगा। सो हम लोग सिंपल वे में याद रखेंगे। सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा कि जो रिक्वायरमेंट गैदर किए वो प्रॉपर है कि नहीं। वन बाय वन आप ये चार्ट एक बार बना लेना, नहीं बनाया तो। उसके बाद में हम लोगों का फिजिबिलिटी स्टडी होगा। सो ये जो फिजिबिलिटी स्टडी होगा इसके अंदर हम लोग बेसिकली 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी समझेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगा, देन उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट जो होगा वो टेक्निकल फिजिबिलिटी होगा, देन उसके नीचे होगा हम लोगों का इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। ये होने के बाद में इसके नीचे आएगा हम लोगों का सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम लोग के 3 टाइप आएंगे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन हाई लेवल डिज़ाइन और लास्ट एक आएगा डिटेल डिज़ाइन। देन उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बोलो या कोडिंग बोलो, ये कोडिंग आएगा। उसके बाद में टेस्टिंग आएगा। टेस्टिंग के अंदर हम लोगों के यूनिट टेस्ट आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन टेस्ट। उसके बाद में आएगा सिस्टम टेस्ट। उसके नीचे आएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट। और एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर हम लोग के 2 पार्ट रहेंगे, एक होगा अल्फा और वाइट बॉक्स और उसके आगे होगा बीटा और ब्लैक बॉक्स। ये होने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको जो है डिप्लॉय करेंगे ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड डिप्लॉयमेंट के बाद में यहाँ पे हम लोगों का फिर मेंटेनेंस फेज चालू होगा। मेंटेनेंस फेज के अंदर हम लोग के पास सबसे पहला होगा करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। 4 टाइप रहेंगे। ये हम लोगों का हो गया एसडीएलसी का पूरा साइकिल। ये आपको पूरा याद रखना है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी आएगा। फिजिबिलिटी स्टडी में 3 टाइप आएंगे। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन आएगा और डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं हम लोग। ये होने के बाद में आपका कोडिंग आएगा। कोडिंग के बाद टेस्टिंग आएगा। टेस्टिंग के अंदर हम लोगों के डिफरेंट टाइप्स हम लोगों को पता है। देन क्लाइंट साइड पे हम लोग सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस फेज चालू होगा। मेंटेनेंस फेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास 4 टाइप के मेंटेनेंस फेज रहेंगे और ये सब मेंटेनेंस करने के टाइम पे साथ में हम लोग उसका कॉस्टिंग भी देखते जाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आपका कॉस्टिंग फैक्टर कितना जा रहा है। ये फैक्टर्स पे भी फोकस होगा हम लोगों का। तो ये आपका हो गया इतना टाइप। इसके बाद में अब ये अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आता है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में फर्स्ट टाइप का आपका जो डिफेक्ट आएगा वो आएगा क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब ऐसा टाइप का डिफेक्ट रहता है जिसमें
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ आर सॉफ्टवेयर फेल्ड एंड उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है हम लोग के पास. ओके, वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट. उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टाइप. देन नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है मॉडरेट. सो मॉडरेट में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका सॉफ्टवेयर का जो है वो फेल हो गया, लेकिन हम लोग के पास बट वी हैव ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल जिससे हम लोग का काम चल जाएगा. थर्ड टाइप जो होता है डिफेक्ट्स का वो होता है सॉरी यहाँ पे मेजर आएगा, मेजर डिफेक्ट आएगा. देन मॉडरेट आएगा. मॉडरेट में क्या होता है, मॉड्यूल नॉट फेल्ड बट डजंट जनरेट रिक्वायर्ड रिजल्ट. आपका मॉड्यूल फेल नहीं हुआ है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट भी जनरेट नहीं कर रहा है. देन फोर्थ टाइप जो आपका होगा वो होगा कॉस्मेटिक, मेकअप वाला. साइट पे आपने जो डिजाइन्स किए उससे रिलेटेड डिजाइन रिलेटेड डिफेक्ट्स. और फिफ्थ वाला जो होगा वो होगा हम लोगों का माइनर डिफेक्ट्स लाइक स्पेलिंग मिस्टेक ऑन साइट. जैसे कॉलेज का हम लोगों ने रहेजा कॉलेज का वेबसाइट बनाया और वो रहेजा कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने उसका स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग डाल दिया, वो माइनर डिफेक्ट हो गया. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. क्रिटिकल मतलब कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका सॉफ्टवेयर का, वो फेल हो गया तो उसकी वजह से आप वो मॉड्यूल यूज ही नहीं कर पा रहे हो, या आपने सिस्टम में सपोज लॉगिन वाला मॉड्यूल अगर हम लोग के सॉफ्टवेयर का फेल हो गया, यूजर नेम पासवर्ड से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या होगा कि मैं अभी वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा कोई काम होगा ही नहीं. बेसिकली ये हो गया उसका मतलब. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग के होंगे मेजर डिफेक्ट. मेजर डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल फेल हो गया. जैसे मैंने बोला लॉगिन मॉड्यूल सपोज फेल हो गया, लेकिन हम लोग के पास उसका ऑल्टरनेटिव है, मैं फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट से वो सेम सिस्टम में लॉगिन कर सकता हूँ, तो टेम्पररी काम चल जाएगा जब तक लॉगिन नेम पासवर्ड वाला मॉड्यूल ठीक नहीं मतलब वो वाला मेरा मॉड्यूल का पार्ट वो ठीक नहीं होता तब तक. देन मॉडरेट में क्या होगा कि आपका लॉजिक में आपने जो डेवलप किया उसमें लॉजिक में कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो आपका मॉड्यूल फेल नहीं हुआ है लेकिन वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है, वो होगा मॉडरेट के अंदर. इट डजंट जनरेट्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. मॉड्यूल फेल नहीं हुआ है, there are no failures but at same point of time it does not generate expected result. then cosmetic मतलब डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ आपने जो किया है वहां पे उसमें कोई डिफेक्ट्स या उसमें कोई प्रॉब्लम्स है. और माइनर लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स या ऐसे छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स है वो आएंगे. अब आप देखो कि यहाँ पे हम लोग ये जो डिफेक्ट समझते हैं, ये डिफेक्ट को अभी हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं. ओके, प्रायोरिटी लिस्ट होता है इनका. तो 1 to 10 के स्केल में मैं इसका प्रायोरिटी सेट करूंगा और जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो सपोज अगर माइनर एरर है, बराबर है, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक देख के वो लोग चले जा रहे हैं, तो कॉलेज का लॉस हो गया. तो अभी यहाँ पे आपका डिफेक्ट जो है वो माइनर टाइप का है, लेकिन उसका प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है टू सॉल्व दिस डिफेक्ट, बिकॉज कॉलेज का नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो करेक्टली हम लोग को अप्रोच कर सके. ये होगा मेन पॉइंट. सो आई होप मैंने ये जो आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है. टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होंगे एंड प्रायोरिटी लिस्टिंग होगा. सो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हम लोग सबसे पहले समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का प्रायोरिटी मतलब जो हम लोग ने डिफेक्ट्स फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किए, उसमें से कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, उस पर सबसे पहले फोकस करो, उसको सबसे पहले सॉल्व करो. जिसका प्रायोरिटी लीस्ट होगा उसको छोड़ दो, थोड़े टेम्पररी, जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे, फिलहाल उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो ये पैटर्न हम लोग फॉलो करता है.
बोलो, डाउट है किसी को? So out of this 5 defects, which defects we supposed to solve first? It depends on the priority list, जो 1 to 10 के स्केल पे होगा. 1 means lowest priority, 10 means highest priority. तो बहुत बार हो सकता है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर कॉलेज साइड पे हो रहा है और वो एडमिशन टाइम चल रहा है, तो वो भले वो छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन कॉलेज के बहुत सारे जो कॉलेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने आ रहे हैं, वो कॉलेज का स्पेलिंग देख के दूसरे साइड पे चले जा रहे हैं. तो अगर 20 स्टूडेंट्स भी अगर एडमिशन लेने के टाइम पे स्पेलिंग देख के अगर चले गए, एक स्टूडेंट का 20,000 फीस पकड़े हम लोग, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया कॉलेज को. तो दैट मीन्स माइनर एरर है, लेकिन कॉलेज को बहुत ज़्यादा वो हैम्पर कर सकता है. इसके लिए उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा टू सॉल्व सच एरर्स. तो कौन सा डिफेक्ट या एरर पहले सॉल्व करना है, ये प्रायोरिटी लिस्टिंग पे डिपेंड करेगा. तो जिसका प्रायोरिटी लीस्ट है, जिसका प्रायोरिटी बहुत कम है, उसको लास्ट में जब टाइम मिलेगा तब सॉल्व करेंगे, और जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ये पैटर्न काम करेगा यहाँ पे. सो ये हम लोगों का हो गया. इसके बाद अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग बहुत ऊपर थे. ओके, सो 2-3 टाइप्स के हम लोग SDLCs एक बार पढ़ लेते हैं. और सर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स भाई अभी तो पढ़ा ना, क्या पढ़ा? ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स तो है, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक और माइनर. सर आप कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड बोलने वाले थे. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. सबसे पहले हम लोग जो SDLC के टाइप्स है ना वो पढ़ लेते हैं. सो 2-3 टाइप्स जो हम लोग को यहाँ पे एसी में देखा था वो करते हैं हम लोग, सो दैट आपको प्रोजेक्ट में वो कैसे यूज कर सकते हैं वो समझेगा. सॉफ्टवेयर ओके. सो देखो, हम लोग के पास अलग अलग टाइप के SDLCs होते हैं. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके बारे में थोड़ा बहुत आराम से पढ़ा ही होगा. एक प्रोटोटाइपिंग होता है. प्रोटोटाइपिंग मतलब डमी बनाना. कोई एक सॉफ्टवेयर जो है उसका एक डमी मॉडल मैं बना के रखूंगा और उसको मैं क्लाइंट साइड पे लेके जाऊंगा, सो दैट क्लाइंट को इजीली पता चले कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट दे रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिकली उसका जो मॉड्यूल होगा वो कैसा दिखेगा, ये क्लाइंट को प्रैक्टिकली पता चल सके. इसके लिए हम लोग ये वाले पैटर्न फॉलो करते हैं. तो वो प्रोटोटाइपिंग में एक बेसिक सा, जैसे अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है तो मैं रियल वेबसाइट छोड़ के एक HTML CSS वाला डमी पेजेस बना के उसको बता दूंगा, जो बहुत इजीली बन भी जाएगा मेरे साइड से. या अगर मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो प्रीवियसली कोई प्रोजेक्ट्स के जो डमी बनाए रहेंगे वो भी मैं क्लाइंट के पास लेके जा सकता हूँ, सो दैट क्लाइंट को बेटर समझ में आए कि हम लोग कौन से टाइप के प्रोजेक्ट डेवलप करने का बात कर रहे हैं. देन वाटरफॉल, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वाला पार्ट है, ये तो अभी हम लोगों ने डिटेल में समझा है. स्पाइरल के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा हूँ एट अ टाइम, एक ही बार में पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूँ, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कोई रिक्वायरमेंट हम लोगों ने एनालाइज किया, फिर उसके ऊपर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी ये वो डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, वापस अभी हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर कुछ मिसिंग है तो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर वापस उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये सब चलेगा. तो धीरे धीरे मतलब ये मेनली स्पाइरल का भी चलता है. बहुत बार हम लोग स्टार्टिंग से स्पाइरल नहीं चलाते हैं. अभी फेसबुक जो है ना वो स्पाइरल मॉडल फॉलो करता है बनने के बाद में, लेट्स सपोज. क्यों? बिकॉज अभी उसके पास लिमिटेड उसके पास रिसोर्सेस है, लिमिटेड चीज़ है. तो अभी वो जो लिमिटेड रिसोर्स है ना उसके पास, उसमें से फिर वो क्या करेगा कि पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है मेरा, अब उसमें ज़्यादा कुछ बनाने का अभी मेरे पास स्कोप नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जितना ऑलरेडी बना है उसमें कुछ नया चीज़ें ऐड करूँगा और फिर देखूंगा कि अब ये नया फंक्शन ऐड करने के बाद में मेरा सॉफ्टवेयर या सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे ना. और ज़्यादा अगर नहीं आ रहे तो हम लोग फिर उसको और यूज़ करते जाएंगे. बिकॉज इट माइट पॉसिबल, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बना तो दिया, लेकिन उसके बाद उसमें मेंटेनेंस के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं. तो स्पाइरल के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम या डिफेक्ट्स हम लोगों को वहाँ पे दिख रहे हैं, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट्स पे फोकस होता है वहाँ पे बेसिकली. सो ये वाले पॉइंट्स हम लोगों के हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्पाइरल मॉडल फॉलो करते हैं. स्पाइरल मॉडल कब फॉलो होगा, आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद में मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग फॉलो करते हैं. तो आप अगर TY लेवल पे समझेंगे तो यही पकड़ लो
कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनेगा ना, उसके बाद हम लोग स्पाइरल फॉलो करेंगे वहाँ पे, सो दैट आप वो फाइनल प्रोजेक्ट बनने के बाद में उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई फंक्शंस अगर प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, वो टाइम पे हम लोग ये स्पाइरल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका वो वाटरफॉल वाला पार्ट है, वो तो लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको। अब नेक्स्ट जो है प्रोटोटाइपिंग है, ये मैंने आपको जो शॉर्ट में समझाया वही है। हाँ, अब दूसरा जो हम लोग को समझना है वो है इटरेटिव मॉडल। अब ये इटरेटिव मॉडल अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेम हम लोग का एसडीएलसी का साइकिल चलता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, एनालिसिस होगा, डिजाइन होगा, डेवलप होगा, फिर वापस उसका टेस्टिंग, ये सेम चलते रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो सेंटर में आपको दिया है ना एसडीएलसी वाटरफॉल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल, उसको इटरेटिव मॉडल बोलते हैं। इटरेटिव मतलब इटरेशंस। सो अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैंने 4-5 टुकड़ों में बनाया है, तो मैंने 4-5 बार वाटरफॉल मॉडल फॉलो किया है हर एक इटरेशन के लिए। सो इन फर्स्ट इटरेशन ये एक पूरा वाटरफॉल मॉडल है जो फर्स्ट इटरेशन में फॉलो किया, फिर ये सेकेंड इटरेशन में वापस मैंने सिमिलर टाइप का वाटरफॉल फॉलो किया, देन ये थर्ड इटरेशन में और एक, तो मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल, इट इज व्हाट वी मीन बाय इटरेटिव मॉडल। नोट कर लेना, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल मींस इटरेटिव मॉडल। मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल मींस इटरेटिव मॉडल। सो ये आपका इटरेटिव एसडीएलसी हो गया। तो आप अपने प्रोजेक्ट में ये वाला बता सकते हैं, क्योंकि आप एक बार में नहीं बना रहे, आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपना सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर छोटे छोटे टुकड़ों में या इटरेशन में बनाएंगे, तो वो टाइम पे ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, जहां पे आप एक इटरेशन बनाएंगे, उसके बाद में थोड़ा और दूसरे पे काम करेंगे, तीसरे पे काम करेंगे, इट गोज ऑन। देन एक आता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये नोट करते जाना जो भी मैं बता रहा हूं, और ये नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आप वो नोट्स में से जो भी हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं वो वापस पढ़ लेना, उतना सही पार्ट, बस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव आरएडी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे वापस आपका ये वाटरफॉल ही है, लेकिन रैपिडली डेवलपमेंट मतलब हम लोग चीज़ों को कंप्रेस कर देंगे। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट में मुझे सपोज 8 दिन का टाइम लग रहा है, तो मैं शॉर्टकट वे फाइंड करूंगा। शॉर्टकट वे मतलब ये प्रोजेक्ट्स पे सपोज मैंने ऑलरेडी पहले भी काम किया है, तो डिटेल डिजाइंस की ही मुझे ज़रूरत है। आर्किटेक्चरल या हाई लेवल डिजाइन जो होते हैं वो डिजाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काफी कुछ आइडिया है ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली हम लोग डिजाइन में शॉर्टकट मारेंगे, 3 अलग अलग टाइप के डिजाइन छोड़ के डायरेक्टली एक ही कोई डिजाइन जो फाइनली जिसको फॉलो करके हम लोग कोडिंग करते हैं वही वाला डिजाइन बनाना चालू करेंगे, सारे नहीं बनेंगे। समझ में आया? तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो गया, डिजाइनिंग का आपका टाइम बच गया। उसके बाद कोडिंग जब हम लोग कर रहे हैं, तो मैं प्रीवियसली अगर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ही काम किया है, तो उसमें से ही अगर कोई मैं कोड रेडीली एज इट इज अगर यूज कर सकता हूं तो और भी बेस्ट है मेरे लिए। तो अगर मैं कोई एक मॉड्यूल का सब मॉड्यूल भी अगर रीयूज कर सकता हूं, तो उसका डिजाइनिंग बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, ना उसका कोडिंग करना पड़ेगा, बस अपने कोड में उसको रीमॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मुझे ज्यादा टाइम किस में देना पड़ेगा, टेस्टिंग में देना पड़ेगा, कि मैंने जो दूसरे प्रोजेक्ट में से एक छोटा सा पार्ट कोड का उठा के अपने प्रोजेक्ट में डाला है, तो वो रैपिड डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे मल्टीपल वेज हम लोग फॉलो करते हैं। उसके साथ में इट माइट पॉसिबल कि मैं डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस डेवलपर्स को लेके आऊँ रैपिड डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या करेंगे, अब उन्होंने सालों से 5-10 साल से ऐसे सिमिलर टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स पे, कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे या फिर बैंकिंग प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको इनफ एक्सपीरियंस है कि बैंकिंग या कॉलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड कैसे बनते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हर एक छोटा छोटा स्टेप्स हम लोगों ने जो एसडीएलसी का बोला वो फॉलो नहीं करेंगे। उनको पता है कि डायरेक्टली कहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, वहीं पे वो काम करना चालू करेंगे। तो आपको अगेन डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना, डिटेल डिजाइन देना उनको जरूरत नहीं पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट्स वे में वो फाइंड करेंगे। तो ये रैपिड एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं जितना हम लोग कंप्रेस कर सके अपने प्रोसेस को, जितना शॉर्टकट वे में हम लोग काम कर सके, कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। और अगर कहीं पे हम लोग कोई डिजाइन कोड अगर रीयूज कर पाते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट होता है। देन ये रैपिड एप्लीकेशन हो गया। और उसके बाद में एक जो हम लोगों को समझना है वो है
इंक्रीमेंटल एसडीएलसी। तो इंक्रीमेंटल एसडीएलसी में बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, मतलब हर बार हम लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते जाते हैं एग्जिस्टिंग जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर। सो इटरेटिव और जो इंक्रीमेंटल है उसमें डिफरेंस क्या रहता है, इटरेटिव में मल्टीपल इटरेशंस एक साथ चलते हैं। अगर 10 टीम है ना तो 10 टीम क्या करेंगे, एक साथ एक एक इटरेशन पे काम करते जाएंगे, तो आपका 10 इटरेशन साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, मैंने एक कोई पार्ट बनाया, अब वो टेस्ट होने के बाद में फिर मैं सेकेंड इंक्रीमेंट पे जाऊंगा कि चलो ये पहला पार्ट बराबर चल रहा है तो अब दूसरा पार्ट बनाओ, उसमें और ऐड करो कुछ नए फंक्शंस। अगर सेकेंड भी बराबर चल रहा है तो चलो अभी थर्ड पार्ट ऐड करते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है, बराबर है। और ये इंक्रीमेंटल अप्रोच बेसिकली हम लोग फॉलो कर सकते हैं अपने SY/TY प्रोजेक्ट्स के लिए भी। आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने पहला एक पार्ट बनाया, उसको टेस्ट किया, वो अगर प्रॉपर चल रहा था, जैसे मैंने स्टूडेंट मॉड्यूल बना दिया कॉलेज का, उसको टेस्ट किया, वो प्रॉपर चला तो फिर मैंने इंक्रीमेंट करके उसमें प्रोफेसर मॉड्यूल डाल दिया। वो अगर प्रॉपर चला, मैंने टेस्ट किया, तो उसके बाद मैंने और प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट करके प्रिंसिपल मॉड्यूल डाल दिया। वो अगर प्रॉपर चला तो फिर मैंने अकाउंटिंग स्टाफ वाला जो मॉड्यूल है वो ऐड कर दिया। तो ये वे में हम लोग धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक साथ ये चारों पार्ट आपके चारों मॉड्यूल एक साथ नहीं बनेंगे, एक एक मॉड्यूल एक बार बनेगा और उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, और वो टेस्टिंग में अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ नए और फंक्शंस ऐड करने का सोचेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। जब हम लोग इटरेटिव की बात करते हैं ना, तो एक प्रोजेक्ट को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करके 10 के 10 पार्ट एक साथ बनाना भी चालू कर सकता हूँ। मैंने 10 टीम अपॉइंट किया, 5-5 डेवलपर्स का, और सबको बोल दिया कि भाई ये वाला पार्ट, ये वाला इटरेशन आपका, ये इटरेशन आपका है, आप चालू करो डेवलपमेंट। तो अभी क्या हो गया, 10 इटरेशंस साइमल्टेनियसली बन रहे हैं। वो इटरेटिव अप्रोच हो गया, जहां पे एक से ज्यादा इटरेशन एक साथ चल सकते हैं, एक से ज्यादा डेवलपमेंट, मोर देन वन पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कैन बी डेवलप साइमल्टेनियसली। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या होगा, एक पार्ट बनने के बाद में वो टेस्ट हुआ, उसके बाद हम लोग उसमें और इंक्रीमेंट करेंगे, फिर और इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। इसमें अगर और एडवांस वे में जाएंगे, कंपनीज अपने वे में मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होते हैं। लेकिन अगर मुझे TY में यूज करना है तो ये वे में मैं इंक्रीमेंट करूंगा, ये पार्ट बना इंक्रीमेंट करो, ये पार्ट बना इंक्रीमेंट करो, है ना। तो अगर मैंने इसको डिजाइन बनाया, कोड किया, टेस्ट किया, वापस इसमें कुछ इंक्रीमेंट करूंगा, वापस उसको डिजाइन कोड सब कुछ करूंगा। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गया। अब ये स्पाइरल से कैसे अलग है, तो स्पाइरल में अगर हम लोग देखेंगे तो स्पाइरल में हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में हम लोग उसको 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम लोग कंटिन्यूअसली उसको एनालाइज करते रहेंगे कि भाई ये जो भी हम लोगों ने बनाया वो ढंग से चल रहा है। उसमें एक आध 2 महीना यूज करने के बाद में सीरियस कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है ना, ये देखेंगे हम लोग। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम वापस, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो फिर हम लोग एक नया स्पाइरल का वापस SDLC साइकिल चालू करेंगे। एल स्पाइरल का बार बार वो कंटिन्यूस साइकिल नहीं चलते रहेगा। तो आप देखो कि फेसबुक के अंदर वो स्पाइरल अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो आपको दिखता है कि 2-3 महीना, 4 महीने में जाके वो कुछ तो एक नया कुछ फंक्शंस ऐड करते हैं, हर दूसरे दिन नहीं लाते। मतलब एक प्रोजेक्ट हो गया और उसमें अभी आपको वापस अगर कुछ इंक्रीमेंट, वापस उसमें अगर कुछ एडिशन करने नए फंक्शंस, तब हम लोग वापस एक स्पाइरल अप्रोच फॉलो करेंगे। या एग्जिस्टिंग फंक्शंस के अंदर कुछ बग्स है या डिफेक्ट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, एक पार्ट बनाया, वो अगर प्रॉपर चल रहा है तो चलो जल्दी से दूसरा पार्ट बनाएंगे, वो भी चल रहा है जल्दी से तीसरा पार्ट बनाएंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे होगा उतना जल्दी जितने भी इंक्रीमेंट्स करने हैं वो प्रोजेक्ट में हम लोग इंक्रीमेंट कर दे, ऐड कर दे हम लोग। सो ये पॉइंट है आपका इंक्रीमेंटल। ये इतने SDLCs आपको याद रखना है, और बस यही मेन पॉइंट्स आपको बोलने थे। और प्रोजेक्ट में अगर आपको कहीं पे डाउट्स है, आपके टॉपिक स्पेसिफिक कौन सा SDLC आपको यूज करना है, तो आप अपना प्रोजेक्ट बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन से SDLC आपके लिए बेस्ट रहेंगे। यस, बताओ एनीवन, अगर आपको चाहिए तो सजेशन मेरे पास से आप पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर हम लोग आगे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं अपना सेम जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग, आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम। ओके, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, वो आपका ब्रेक भी हो जाएगा। 11:40 हुआ है, 11:45 से हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। तब तक अगर आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक, ये ISO वाला मॉडल कंप्लीट किया था हम लोगों ने। देन मेथड एंड मेथडोलॉजीज भी पढ़ा था, राइट। और कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ये भी देखा था हम लोगों ने। ये डायग्राम डिस्कस कर रहे थे ना गाइस।
लास्ट लेक्चर यही किया था ना हम लोगों ने गाइस? यस सर, नहीं सर। सर ये वाला सर ये कर एक्सप्लेन रहे करना थे। था। हाँ तो वही यही मतलब वाला यही कर रहे सॉफ्टवेयर। थे ना, वही हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो ये एक्सप्लेन। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो हम लोग के पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में दो टाइप रहेंगे, एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहेगा, एक सर्विसेज रहेंगे। जैसे हम लोग के आईटी में भी दो टाइप के इंडस्ट्रीज रहते हैं, एक जो खुद के ही सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरे जो दूसरों के लिए बनाते हैं, ऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया तो आप उसके लिए अपना एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, आप उसको सर्विस दे रहे हैं। गूगल, फेसबुक, किसी ने बोला नहीं था भाई उसको कि गूगल बना, फेसबुक बना या ट्विटर बना तू या व्हाट्सएप बना, ऐसा भी किसी ने बोला नहीं था। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं वहां पे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये सेम पॉइंट पे एक बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जब हम लोग बनाते हैं तो मेनली आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। एक आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका ही खुद का आइडिया है, आपको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, आप खुद का अपना आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में। जैसे अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो उसने बनाया हुआ है। इस माइक्रोसॉफ्ट को किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एंड दूसरा क्या होगा, सर्विसेज होंगे। तो सर्विसेज का मतलब क्या होगा, बेसिकली सर्विसेज का मतलब होगा कि आप को किसी ने ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर के बेस के ऊपर आप उसको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके स्पेसिफिक। अब जो प्रोडक्ट है ना वो दो टाइप के रहते हैं। एक जेनरिक प्रोडक्ट होता है जो फ्री में क्लाइंट्स को, जैसे लिनक्स है जेनरिक प्रोडक्ट है, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, राइट। देन गूगल मैप्स है, आप यूज कर सकते हैं फ्री में। हाँ, सर्टन सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। फेसबुक फ्री में यूज कर सकते हैं आप। तो मतलब जो ओपन सोर्स टाइप है सर्टन, जैसे हम लोग ब्राउजर्स यूज करते हैं, थोड़े लिनक्स के टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वो सब में क्या हो रहा है कि आपके पास वहां पे वो जेनरिक सॉफ्टवेयर है, आप उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरे कौन से रहेंगे, वर्टिकल सॉफ्टवेयर रहेंगे, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आप उसको बनाते जा रहे हैं। एक पार्ट बना, उसमें कुछ हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजिकल ऐड किया, वापस और एक कुछ मॉड्यूल बनाया, वापस उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐड किया, वापस तीसरे पार्ट में कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐड किया। तो हम लोग वो प्रोडक्ट में सर्टेन चीजें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे गूगल ने स्टार्टिंग में सिर्फ जीमेल बनाया था, बाद में उसके अंदर जीटॉक डाला, बाद में उसके साथ में क्लाउड टेक्नोलॉजी ऐड किया। तो ये वर्टिकली उसमें डेवलपमेंट होते जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली हम लोग उसको और एडवांस बनाते जाते हैं। और यहाँ पे तो क्या होगा, जब आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप या तो उसको कस्टमाइज एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप नहीं बना सकते तो आप कोई जो दूसरा बना सकता है, कैपेबल है, उसको आप ये अपना ये जो सॉफ्टवेयर है आप उसको आउटसोर्स कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट, तो वो आपको बना के देगा। कोई एक जो भी पर्सन रहेगा जो काम कर सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। और थर्ड रहेगा मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स। मेंटेनेंस मतलब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, लेकिन उसके बाद में जो चार टाइप के मेंटेनेंस हम लोगों ने पढ़े ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चार टाइप के मेंटेनेंस कौन से पढ़े हम लोगों ने, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। तो आप ये भी सर्विस दे रहे हो, मतलब आप सॉफ्टवेयर बनने के बाद में अब आप वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे हो, उसमें कोई बग्स या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, आप सिर्फ उसको सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, ये होंगे। सो वही सेम यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे एक वर्ड है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है, जो भी लोग, वो उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अब वो जो स्टेक होल्डर्स है वो इट माइट पॉसिबल वो यूजर्स हो सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, क्लाइंट्स हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं जिसने डेवलप किया है, डिजाइनर हो सकता है जिसने डिजाइन किया है, आपका प्रोजेक्ट टीम जो है वो भी हो सकता है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स है, जो भी आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है ना, वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स होंगे बेसिकली। सो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मतलब आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको करना क्या है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोग को आइडिया ही नहीं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। दिस कंफ्यूजन शुड नॉट बी देयर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्कोप क्लियरली बताना है। प्रोजेक्ट स्कोप बताने का मेन रीजन ये है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आप जैसे आप कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब आपने देखा कि आपका कोई फ्रेंड है ना, वो आपका फ्रेंड कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है। अब वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है ना, उसमें उसने सर्टेन फंक्शंस ऐड किए और 5-6 फंक्शंस ऐड किए। अब आपके प्रोजेक्ट में उसका जरूरत नहीं है, फिर भी आपने देखा कि हाँ वो फंक्शन अच्छे लग रहे हैं, वो देखने में अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट, उसको 2, 4, 5 मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो मैं भी उसको देख के वैसा कुछ फंक्शंस ऐड कर देता हूँ।
तो आपने उसको देख के ऐसा कोई फंक्शंस ऐड किए जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, तो वो प्रोजेक्ट स्कोप क्लियर डिफाइन करने का मतलब है कि जितने रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से उतने ही आपको ऐड करने हैं। इट शुड नॉट हैपन कि अननेसेसरीली आपको जो ज़रूरत नहीं है वो भी आप ऐड करते जा रहे हो, क्योंकि वो ऐड करने का ड्रॉबैक क्या होगा कि अननेसेसरीली आपका सॉफ्टवेयर ही बहुत बड़ा बन जाएगा और उसके बाद में आपको ही वो पता चलेगा कि मेंटेन करने में, यूज़ करने में डिफिकल्टी आपको ही होगा। तो एक स्पेसिफिक कॉस्ट हम लोग वहाँ पे अलोकेट करेंगे कि हाँ इतना ही पैसा हम लोगों को, इतने पैसे में हम लोगों को इतने फंक्शंस बनाने हैं। तो हम लोगों ने लिस्ट ऑफ फंक्शन बहुत क्लियरली डिफाइन किए, उसमें से अगर एक भी फंक्शन ज़्यादा आता है तो फिलहाल हम लोग नहीं काम करेंगे उस पर, भले फिर वो किसी के सॉफ्टवेयर में, किसी दूसरे के प्रोजेक्ट में कितना भी अच्छा लगता हो। तो यहाँ पे वो है, और उसके बाद कुड बी वन पर्सन और अ ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी हो सकता है और एक अलग से हम लोग कमिटी भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कमिटी स्पेशली सिर्फ हम लोग के प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के अपने सजेशंस देगा या गाइड करेगा जो हम लोग के डेवलपर्स हैं उनको। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? द प्रोजेक्ट विल बी रिगार्डेड एज अ सक्सेस। अगर ये चीज़ें अगर हम लोगों ने ऐड किया है, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे ना उसमें कि हाँ ये कैपेबिलिटी वाला होना चाहिए, उनको इतना कुछ बेनिफिट होना चाहिए वो प्रोजेक्ट से, अगर हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ। और उसके साथ अब ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं हम लोग? ये स्मार्ट कीवर्ड से। अब स्मार्ट में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक विथ व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू ऐड देयर। बी वेरी मच स्पेसिफिक, कि आपको बहुत क्लियरली बताना है कि स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन कि हाँ ये एग्जैक्टली ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ उसमें होना चाहिए। देन मेजरेबल होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव से वो, मतलब आपने जितने फंक्शंस ऐड किए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र ने बोला था उससे कम हो गए, बराबर है, या यूज़र ने बोला था उससे हम लोगों ने एग्जैक्टली वो सेम फंक्शंस ऐड नहीं किए। वो मेजर करने आना चाहिए कि हाँ यूज़र सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उनके ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये वे में आपको मेजर करना है उसको। और इतना ही ट्राई करो बनाने का जितना आप अचीव कर सको। अब देखने के लिए हम लोग बहुत बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन वो अचीव भी होने चाहिए। आपने बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव ही नहीं कर सकते उतने टाइम में, आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो भी वो उतने स्किल्ड नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ वो कनेक्ट होकर काम कर सके, तो वो टाइम पे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स या वो काम को अचीव करना। रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं इट शुड बी रेलिवेंट टू द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बोला कि आपके राइवल या आपके कॉम्पिटिटर है उसके पास कोई, उसके सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो सेम फंक्शंस अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे। रेलिवेंस है कि नहीं देखो ना, आपके प्रोजेक्ट में वो फंक्शन काम किया है कि नहीं वो तो देख लो पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितने फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं और उसके सामने आपके पास टाइम कितना है और उतने टाइम में उतने फंक्शन बन सकते हैं क्या, ये देखेंगे। तो अगर सपोज टोटल 200 फंक्शंस है मेरे प्रोजेक्ट में, अब एक फंक्शन बनाने में सपोज मुझे 10 घंटा लगता है, तो 200 फंक्शन मल्टीप्लाई विथ 10 आवर्स, और जितने आवर्स होंगे उसको आप दिन में कन्वर्ट करो कि एक दिन में एक बंदा सपोज 8 से 10 घंटा काम करता है और उसमें भी वापस हफ्ते में 1-2 छुट्टी आता है। तो वैसे अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वर्किंग आवर्स कितने बनेंगे और कितने लोग लगेंगे हम लोगों को, ये वे में सोचना होता है। सो गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ये तो बोल वचन वाले टॉपिक है, आप देख लेना। मेजर द इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है, मतलब यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यूजर्स को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या रहेगा, उसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपने उसको बेटर एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसके जो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स थे उसके सामने वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और उसके आगे अगर आप कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीट बिजनेस, मतलब इसको देख के आपके पास और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना, जो आपका मार्केट में रेपुटेशन अगर अच्छा रहेगा तो उसके हिसाब से रिपीट बिजनेस होगा। दे बाय फर्दर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस, अगर आप अच्छा सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे तो। और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जितने कम रहेंगे उतना और बेटर रहेगा। सो यहाँ पे बिजनेस केस क्या बता रहा है, आपका बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द कॉस्ट विच वी इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेनिफिट कम है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू मच, तो वो बनाने का मतलब ही नहीं बनता है। प्योरली अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका बिजनेस और कॉस्ट दोनों साथ में चलता है, मतलब आपका कॉस्ट कम है और बिजनेस उससे ज्यादा आपका ग्रो कर रहा है, तभी आपको बेनिफिट है।
अगर आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसना आपको बिजनेस को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मतलब ही नहीं है उसका। ओके, प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर, तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। इमेजिन वन एग्जांपल, हम लोग एक स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। अब आप देखो कि आज के टाइम पे हर 2-3 महीने में आपको नए नए मॉडल्स मार्केट में मिलते हैं। तो सपोज सैमसंग जो है वो एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च करने वाला था। अब उनमें उनका जो मॉडल मार्केट में लॉन्च होने वाला था सपोज सितंबर में, उसमें टेक्निकल कोई ग्लिचेस हो गए। बिकॉज ऑफ दोज टेक्निकल ग्लिचेस उनका जो लॉन्च था वो 2 मंथ्स डिले हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि सैमसंग जब वो अपना फ़ोन लॉन्च करने वाला था, उसको देख के उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, ओप्पो है, वीवो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने भी वो कैटेगरी के, वो प्राइस रेंज के, सपोज 15,000 का सैमसंग फ़ोन लॉन्च करने वाला था, तो वही सेम प्राइस रेंज वाले उन्होंने भी वही मंथ में सितंबर अक्टूबर में वो लोग अपने फ़ोन लॉन्च करने वाले थे। तो अब क्या हो गया, 15,000 में सैमसंग फ़ोन लॉन्च करने वाला था, उसके एक हफ्ते के बाद में वीवो और जो दूसरा MI या कोई है वो अपने फ़ोन लॉन्च करने वाले थे। सैमसंग का डिले हो गया, लेकिन इनका डिले नहीं हुआ, तो उन्होंने तो मार्केट में वो फ़ोन्स लॉन्च कर दिए। अब ड्रॉबैक क्या होगा कि आप जो फंक्शंस मार्केट में प्रोवाइड करने वाले थे वो ऑलरेडी 2 कंपनीज ने प्रोवाइड कर दिया, बिकॉज आपका लॉन्च जो है वो डिले हो गया। तो मार्केट में उनके फ़ोन्स तो सक्सेस हो गए, हिट हो गए वो प्राइस रेंज में। अब अगर आप वापस नया फ़ोन लॉन्च करते हो और वो भी सिमिलर फंक्शंस जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका प्रोडक्ट चलने के चांस कम हो गए। और दूसरी बात, आप जब 2-3 महीने के बाद में आपका सितंबर वाला प्रोडक्ट अगर आप दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं, सपोज 2-3 महीना लेट हो गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस जैसे मैंने बोला, तो वो टाइम तक तो वीवो और दूसरे जो ओप्पो या कोई कंपनीज है वो उससे बेटर वर्जन मार्केट में ला रहे हैं। मतलब सितंबर वाला वर्जन जो उन्होंने लॉन्च किया उससे बेटर वर्जन अभी और एक न्यू फंक्शंस के साथ में वो दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं। तो आप अभी पुराना वाला वर्जन ही अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उससे बेटर वर्जन अगर वीवो और ओप्पो मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उनके फोन्स ही सबसे ज़्यादा पब्लिक खरीदेंगे, आपके फोन्स नहीं कोई लेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट अगर आपका डिले होता है ना, तो आपको और उसको डिले करके वो टाइम पे वापस देखना है कि ये टाइम अब जब अगर मैं दिसंबर में वो फ़ोन लॉन्च करूंगा तो दिसंबर में और कौन कौन कंपनीज अपने फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका प्राइस रेंज क्या है, और प्राइस रेंज के साथ में वो कौन से फंक्शंस के साथ में वो फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी सिमिलर टाइप के फंक्शंस अपने फ़ोन में ऐड करने पड़ेंगे और उसके साथ में हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, सो दैट सक्सेस के चांसेस हम लोगों के बढ़ जाए। सो टाइम एंड कॉस्ट, कौन से टाइम पे लॉन्च करना है, डिलीवरेबल, स्कोप कितना होना चाहिए। स्कोप तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पता ही है कि हम लोग अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो आज के टाइम पे उसका स्कोप क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली आपको डिलीवर करना है। तो अगर मैं एक स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करता हूँ, तो अगर 15,000 का स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वो 15,000 का स्मार्टफोन क्या डिलीवर करना चाहिए उसको मैं कंपेयर करूंगा बाकी 15,000 के फोन जो मार्केट में अवेलेबल है बाकी कंपनीज के साइड से, उसके साथ ही मैं कंपेयर करूंगा ना, तभी तो जाके मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या रिक्वायर्ड है। दूसरे सक्सेस क्राइटेरियाज क्या है कि आपके जो भी डेवलपर्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, उनके स्किल्स या नॉलेज एनहांस करते रहेंगे जिससे बेनिफिट होगा आपको। देन वापस वही सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हम लोग अपडेट करते रहेंगे सो दैट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपको ये सेम आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। कस्टमर के साथ हम लोग रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव करते रहेंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग प्रायोरिटी बेस पे होगा उतना जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हम लोगों के कोई मिस्टेक्स की वजह से, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो इससे क्या होगा कि वो सेम बिजनेस हम लोग के पास रिपीट होके आता रहेगा, या उनका वो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग के पास ही रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये आप अपना बिजनेस ये वे में मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ये तो सिंपल सा थियरी वाला पार्ट है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अब ये पूरा हम लोग बोल बचन है, ये MBA टाइप का टॉपिक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगा, प्रोजेक्ट प्लान करने में एस्टिमेट कॉस्ट कितना आ रहा है वो देखेंगे हम लोग, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, और अगर ये सक्सेस होता है तो ठीक है, फेल होता है तो कितना % रिस्क है। और उसके साथ में आपको अगर एक ऑफिस लगेगा, अगर ऑफिस अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटर्स लगेंगे, कोई सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर को क्या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा क्या,
कई कोई नए ओएस के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ेगा क्या, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं. सो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न प्रोजेक्ट्स. ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट पहले के जो हम लोग देखते हैं सालों से जो गवर्नमेंट ऑफिस में चलते हैं वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स है. मॉडर्न प्रोजेक्ट का मतलब जो आज के गूगल यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, दोज आर द मॉडर्न प्रोजेक्ट्स जो क्लाइंट के फीडबैक लेके उसके हिसाब से खुद को और बेटर बनाने का ट्राई करते हैं, जिसमें आपको टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलते हैं. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आया है तो वो भी आपको मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में मिलेगा. क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वो भी आपको मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में मिलेगा. सो ये आपके बेनिफिट्स हो गए बेसिकली कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करके अपना काम कंटिन्यू करने का ट्राई करते हैं. तो प्रोजेक्ट आर इंक्रीजिंगली बीइंग बेस्ड ऑन आइदर टेलरिंग सम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर से हम लोग काम का नहीं है वो चीज़ टेलर आउट करेंगे, कट आउट कर देंगे, और जो सर्टन ज़रूरी चीज़ है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज. उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ही हम लोग काम करेंगे. कस्टमर पार्टिसिपेशन हमेशा होना चाहिए. इसके लिए हम लोग कस्टमर को बार बार लूप में रखेंगे. हर बार जब कभी हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो कस्टमर को लूप में रख के हम लोग बनाएंगे सो दैट उसके पास से हम लोग एक एग्जैक्ट प्रॉपर फीडबैक ले सके. और हमेशा इंक्रीमेंटल डिलीवरी चलेगा. इंक्रीमेंटल डिलीवरी क्या होता है मैंने आपको बताया, एक पार्ट बनाने के बाद में देखो उसको टेस्ट करो, अगर वो प्रॉपर है तो उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट बनाने पे जाएंगे हम लोग, है ना. ये आपका इंक्रीमेंटल डिलीवरी होगा. एंड सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट कंट्रोल. मैनेजमेंट कंट्रोल में आपको क्या दिया है, वी हैव अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिसमें से आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया, मतलब डेटा कलेक्शन किया. डेटा कलेक्शन करने के बाद में अभी आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, मतलब वो डेटा प्रोसेस किया. डेटा प्रोसेस करने के साथ में आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि आपको क्या काम चाहिए एग्जैक्टली, और उसके साथ में ये जो डेटा आपका है उसमें से आपने प्रोसेस करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दिया जो लोग प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं. उसके बेस के ऊपर वो डिसीजन लेंगे फाइनल कि क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए, और ये डिसीजन के बेस के ऊपर हम लोग उसका मॉडलिंग डिजाइन बनाएंगे, और ये डिजाइन वापस हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हम लोग का जो प्लान्ड मटेरियल है उसके हिसाब से ये डिजाइन या ये मॉडल्स कितने बेस्ट काम कर रहे हैं. और अगर वो बेस्ट काम कर रहे हैं तो ये आपका डिसीजन या ये डिजाइन फाइनल हो गया. उसके बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करो. इम्प्लीमेंट करो मतलब काम चालू कर दो प्रोजेक्ट पे, इम्प्लीमेंट करो इसको, सिंपल. सो ये आपका वो वाला पॉइंट है, और ये उसका बाजू में एग्जाम्पल्स के साथ में दिया हुआ है ये. सो यहाँ तक जो भी मैंने कुछ बोला दिस टॉपिक, एज यू कैन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस दिया हुआ है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब आप बेस्ट वे में प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं. जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इन बिटवीन डेवलपमेंट है, डेवलप होने के बाद मेंटेनेंस में है, तो वो टाइम पे क्या करना है. तो सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, बराबर है, मतलब प्रोजेक्ट चालू करेंगे हम लोग, श्री गणेश करेंगे यहाँ से. तो वो टाइम पे आपको स्टार्टिंग के क्या क्या एक्टिविटी रिक्वायर्ड रहेंगे. तो हम लोग सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, ये याद रखना है. फिजिबिलिटी स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आएगा. फिजिबिलिटी स्टडी अगर सक्सेस होता है तो फिर प्लानिंग चालू करो. प्लानिंग का मतलब है कि भाई हम लोग बना सकते हैं ये प्रोजेक्ट को, चलो इतना तो फिक्स हो गया, तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन कौन काम करेगा इस पे, ये सारे पॉइंट्स पे आएंगे हम लोग. और वो टास्क को एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे, है ना. एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेसेस. एग्जीक्यूटिंग मतलब जो आपने प्लान किया है उसको अभी हम लोग कैसे रियल बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. और उसके साथ में जब हम लोग ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो टाइम पे कोई ना कोई तो एक मेन प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा जो कंट्रोल करते रहेगा कि हाँ ये हम लोग का डिज़ाइन है, ये हम लोग का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये ही काम होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए. ऐसा कोई तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेगा हम लोग को. और लास्ट में अगर ये सब काम फॉलो करते करते, ये साइकिल फॉलो करते करते, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, डिज़ाइन के साथ कोडिंग फॉलो करो, कोडिंग के साथ में टेस्टिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो देखते रहो, ये सब काम चलते रहेगा. और ये सब काम अगर प्रॉपर चल रहा है तो फाइनली हम लोग, अगर सब सारे प्रोसेस हो गए तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट क्लोज कर देंगे. सिंपल है. अब यहाँ पे और कुछ नहीं है. कंट्रोलिंग में कोई तो प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर रहेंगे ना जो कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल का मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या डिज़ाइन किया है वो आपके डेवलपमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं, ये चेक करते रहेंगे, ये बताते रहेंगे. सो वो आपका कंट्रोलिंग वाला पार्ट आएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेम, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वो सेम वे में चलता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल वर्सेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, दोनों में वही सेम चलता है, दोनों में सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हैं हम लोग. और यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आपका काम कर रहा है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस काम कर रहा है.
और यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रहा है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चल रहा है। सो बेसिकली हम लोग क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं। सो सबसे पहले क्या बोला है, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपर कैरी आउट सेवरल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको डिफरेंस किसका पूछ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोग मैनेज कर रहे हैं या अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस साथ में चल रहे हैं। और वो क्या क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैरी आउट सेवरल प्रोजेक्ट्स। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल एंड उसके साथ में अगर देखूं मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे आएगा, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ हैंडल करेगा, एक साथ उसको बेसिकली एक साथ उसको वो सॉल्व करने का ट्राई करेगा या एक साथ उनको डेवलप करने का ट्राई करेंगे, ये होगा यहाँ पे। तो फेजेस कौन से रहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के, तो अगर आप देखेंगे अगेन वही सेम ऊपर पड़ा, वो इनिशियल फेज, देन यहाँ प्लानिंग फेज आएगा, वो प्लान को एग्जीक्यूट करो, वो हो गया तो एंड कर दो। और सेम वे यहाँ पे हम लोगों का रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और डिलीवरी होगा, वही सेम काम चल रहा है। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या होगा, वो सब पॉइंट्स दिए आप देख लेना। W5HH, why we are going to develop, what we are going to develop, when we are going to develop, who is responsible for developing, where we are going to basically going to use this software, तो उसके हिसाब से कौन से यूजर्स काम करेंगे वो भी काम का रहेगा। how will the job done, कैसे टेक्निकली हम लोग इसको बनाएंगे, है ना, ये प्लान करेंगे हम लोग। और कितने रिसोर्सेज लगेंगे, हाउ मच रिसोर्सेज आर नीडेड, ये भी सेम प्लान करेंगे। तो ये तो अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे चलेगा, वेरियस प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट प्लान कैसे चलेगा, असाइन अ प्रोजेक्ट रिसोर्सेस और उसको टाइम असाइन कर दो, और वो टाइम पे स्पेसिफिक टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, जैसे टाइम टेबल बनाया हम लोगों ने। और वो वे में हम लोग रिसोर्स प्लान करेंगे कि इतने टाइम पे इतने लोग, इतने लैपटॉप्स हम लोग ये वाले टीम को असाइन करेंगे, जो हम लोग का प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। उसके आगे सर्टेन पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल प्लान करेंगे कि हाँ ये सब करने में आप ये भी देखना है आपको कि आपका मैन पावर कितना लग रहा है, और वो जो मैन पावर लगेगा उनका आपका सैलरी कितना जा रहा है, और आपके वो बजट में आ रहा है क्या। देन क्वालिटी ऑफ कोर्स मेंटेन होना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग दो फैक्टर्स पे फोकस करते हैं मेनली। क्वालिटी के लिए हम लोग दो फैक्टर्स पे फोकस होता है। क्वालिटी इज डिफाइंड बाय टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। टाइम बिटवीन फेलियर, सपोज टाइम बिटवीन फेलियर अभी के लिए दो फेलियर्स जो आते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो दो फेलियर्स के बीच का जो टाइम है ना, वो सपोज 10 डेज का है। एवरी 10 डेज वी आर फेसिंग सम और दी अदर प्रॉब्लम्स, बराबर है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब ये सॉफ्टवेयर को थोड़ा बेटर बनाएंगे सो दैट ये जो फेलियर्स जो 10 डेज पे आ रहे थे, अब वो 5 डेज पे आ रहे हैं। उसके बाद वो अभी 3 डेज पे हो गए, देन 2 डेज पे हो गए। ओके, सॉरी फेलियर्स पहले अगर आपके 10 दिन पे आ रहे थे, मतलब आपका सॉफ्टवेयर में हर 10 दिन पे कोई प्रॉब्लम हो रहे थे, तो आपको क्या करना है, ये फेलियर्स का जो ड्यूरेशन है ना, इसको बढ़ाना है। तो मतलब 10 दिन से अभी वो 20 दिन पे हो गए। मतलब अभी आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो टाइम बिटवीन 2 फेलियर कितना हो गया, 20 डेज हो गया। मतलब 20 दिन में एक आध बार कभी तो कोई फेलियर या प्रॉब्लम आता है। याद है हम लोगों ने कल पढ़ा था एरर, बग एंड फेलियर, तो वो हम लोगों ने टॉपिक जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वही सेम है यहाँ पे। तो टाइम बिटवीन फेलियर वो कितना है, पहले 10 दिन था, अब 20 दिन हो गया। उसको मैंने बढ़ा के अभी 1 मंथ हो गया। उसके बाद वो अभी 3 मंथ्स हो गया। तो ये क्या हो रहा है, टाइम बिटवीन फेलियर इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम बिटवीन फेलियर क्या होना चाहिए, शुड इंक्रीज। किसके लिए, फॉर बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी कैसे बनेगा, जैसे जैसे टाइम बिटवीन फेलियर इंक्रीज होगा वैसा आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी इंक्रीज होगा। और उसके सामने टाइम टू रिकवर सपोज पहले 10 दिन लगता था, पहले सपोज अगर कोई फेलियर्स अगर आते थे तो मुझे उसको सॉल्व करने में 2 दिन लग रहे थे, तो अब मैं उसको 1 दिन पे लेके आया, वहां से मैं उसको 10 आवर्स पे लेके आया, वहां से फिर मैं अभी फेलियर्स सिस्टम रिकवर करने को 5 आवर्स पे लेके आया, अब वो 1 आवर पे आ गया।
और वहां से अब वो मिनट्स में हो जाता है काम। ओके, सो ये क्या हो गया, टाइम बिटवीन टाइम टू रिकवर। अगर सिस्टम में फेलियर्स आते हैं इट्स फाइन, लेकिन रिकवरी टाइम शुड, रिकवरी टाइम क्या होना चाहिए, रिकवरी टाइम, टाइम टू रिकवर शुड डिक्रीज होना चाहिए। 2 दिन से मिनट्स में आ गया ना भाई, वो टाइम टू रिकवर डिक्रीज होना चाहिए। मतलब पहले अगर 5 मिनट लग रहा था तो अभी वो टाइम कम करके आप 1 मिनट पे लेके आओ। तो टाइम टू रिकवर जितना कम लगेगा, रिकवरी टाइम जितना कम लगेगा, उतना आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी और बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी हम लोग 2 फैक्टर्स पे डिफाइन करते हैं। टाइम बिटवीन फेलियर, 2 फेलियर्स जो आते हैं आपको कंटिन्यूअसली, अगर सिस्टम में कोई फेलियर आते हैं तो पहले अगर 10 दिन पे आ रहे थे, अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा बेटर बना के उसको 20 दिन पे लेके जाओ। 20 दिन पे आ रहे हैं तो उसको 1 महीने पे लेके जाओ, 1 महीने से 3 महीना, 6 महीने पे लेके जाओ कि हाँ चलो 6 महीने में कोई एक आध बार कोई फेलियर आ रहा है, समझ सकते हैं हम लोग। देन टाइम टू रिकवर, अगर फेलियर आ गया अभी आपके सिस्टम में तो वो रिकवरी प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, सो दैट वापस हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के साथ काम करना चालू कर सके। ये 2 पॉइंट्स नोट कर लेना। अभी जो मैंने आपको बताया क्वालिटी वाला 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो है। देन रिस्क प्लान करना है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क। अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो वहाँ पे हम लोग जो फंक्शंस है उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे डालेंगे कि कौन से फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले हम लोग को बनाना चाहिए, जो हम लोग के एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, सो दैट हम लोगों का काम और बेटर या स्मूथ चल सके। ये हम लोग देखते हैं। और उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसे हम लोग कौन से टास्क पहले कंप्लीट करेंगे, और अगर कौन से टास्क अगर आपके ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होते तो उससे आपके सिस्टम को कितना लॉस हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सबको पता है क्या होता है। प्रोजेक्ट क्लोजर मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसका एक हेल्प डॉक्यूमेंट बना दो अपने कस्टमर के साथ में, उसको दे दो, सो दैट उनको भी समझ में आए कि कैसे क्या यूज़ करना है, आपने क्या चीज़ क्यों बनाया है और उसका पर्पस क्या है। तो डिलीवरी के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग उनको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स सर्टन प्रोवाइड करेंगे, है ना, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लोग देंगे, सो दैट अगर फ्यूचर में अगर उनको वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इंक्रीज भी करना है, इंक्रीमेंट भी होकर उसमें कुछ ऐड करना है, तो भी उनको समझ में आए। और ये हम लोग के चैप्टर के की पॉइंट्स है जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा हो। सो हियर वी आर डन विद चैप्टर 1। यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर्स है। वी हैव 3 चैप्टर्स, जिसमें से ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हम लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन टू एसपीएम। ये आपका सेकेंड चैप्टर है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, दिस इज आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। आपके साथ में मैंने एक रेफरेंस बुक भी शेयर किया है, और वो रेफरेंस बुक में से ही ये सारे टॉपिक्स लिए और ये सारे पॉइंट्स लिए। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि जो हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर मेन जो हाईलाइट है वो हाईलाइट क्या होना चाहिए, आप जो भी आंसर्स लिखेंगे पॉइंट वाइज मैनर में लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कैसे करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब है आपका एग्जाम होने के बाद में आपके पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं, चेक होते हैं आपके पेपर्स। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे कि वो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको चेक करना है कि आपने वो करेक्ट प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं। और उसके आगे प्रोग्राम मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट नाम पे से पता चल रहा है कि आप विद इन बजट चल रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए नहीं हुए, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सो स्टार्ट अगर हम लोग करें बिजनेस केस, बिजनेस केस में सबसे पहले आएगा फिजिबिलिटी स्टडी। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी समझा है, तो अब अगर आपको फिजिबिलिटी स्टडी अगर प्रॉपरली पता है तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि हम लोग बिजनेस केस में सबसे पहले चालू कहाँ से कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी से। 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। उसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ में। अगर वो जस्टिफिकेशन करेक्ट होता है तब जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। मतलब टेक्निकली, इकोनॉमिकली एंड ऑपरेशनली अगर फिजिबिलिटी स्टडी पास होता है हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके साथ में, दैट मीन्स जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो गया और अब हम लोग वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये आएगा पॉइंट। और उसके आगे आपको ये भी बताना है कि अगर करंटली आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर बन गया तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। बराबर है।
ये देखना है। एंड बिजनेस रिस्क क्या होंगे? बिजनेस रिस्क मतलब आपने इतना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया ये प्रोजेक्ट्स बनाने में, और अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट्स जो आप बनाने का सोच रहे हैं वो अगर सक्सेस नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो आपका कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपका कंपनी का है वो रिस्क पे आ सकता है। आपने कितना उसमें एफर्ट्स डाले हैं, उसमें रिस्क अगर आपको होता है तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ये भी समझ के चलना है। तो जैसे आप एक सिनॉप्सिस बनाते हैं या ब्लैक बुक बनाते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लोग बिजनेस केस बताएंगे, इंट्रोडक्शन दो अपने प्रोजेक्ट का, क्यों बनाने वाले हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने सोचा है वो क्यों सोचा है, उसका थोड़ा नामकरण हम लोग करेंगे। उसके बाद आपका प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है, मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके हिसाब से आपको ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके कंपनी में क्या कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर है, वो आप कितने आपके कॉलेज या ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कितने लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हो अभी फ़िलहाल। और अगर हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, बनाएंगे, तो उससे आप अपने जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेटर वे में, पॉजिटिव वे में अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट समझाएंगे हम लोग। इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसे काम करेगा, कितने मॉड्यूल्स बनाएंगे, कितने टाइम में बनाएंगे, वो हम लोग बताएंगे। उसका कॉस्ट कितना होगा वो बताएंगे। फाइनेंशियल केस में हम लोग बताएंगे कि ओके आपको कितना पहले पे करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, बाद में मेंटेनेंस में आपका कितना पैसा जाएगा, फ्यूचर में अगर और अपडेट करना है तो और आपका कितना इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, और ये सब करने में अगर कहीं पे कुछ सक्सेस या फेलियर्स होते हैं तो आपका कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिस्क पे आ सकता है। और लास्ट में ये तो मेंटेनेंस वाला प्लान, हम लोगों का मैनेजमेंट वाला प्लान चलते ही रहेगा, जिसमें कंटिन्यूसली वो वॉच आउट करते रहेंगे और अगर ज़रूरी है तो अपडेट देते रहेंगे। और ये जो 10 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े उसी का यहाँ पे नीचे ये ब्रैकेट में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो एग्जाम में आप 5 मार्क का आंसर लिखेंगे, जो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया अभी। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने बहुत बार लोग देखे रहेंगे जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, मतलब अपने बारे में वहाँ पे लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या उनके अचीवमेंट्स है, उनके फोटोज़ रहेंगे, उनका कोई एक वीडियो मैसेज रहेगा, ऐसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएटिंग प्रपोजल फॉर अ प्रोजेक्ट, मतलब अभी करंटली क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम लोग उसमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे। तो अगर मेरे पास कंपनी में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके साथ मैं अपने रिसोर्सेज शेयर करके वो प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर सकता हूँ, किसके किसके डिपेंडेंसीज रहेंगे इस पे, कौन कौन लोग लगेंगे मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बना पाऊंगा, वो देखेंगे हम लोग। और उसके साथ में अगर कोई सिमिलर प्रोजेक्ट अगर चल रहा है वैसा, तो उसमें क्या हम लोग चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, वो डुप्लीकेशन हटा दो, क्योंकि वो जो अगर 2 सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो भी सेम चीज़ बनाएंगे वो दोनों में एक ही बार में यूज़ हो जाएगा। तो वो तो आपको एक ही बार डेवलप करना है और दोनों बार वो सेम चीज़ें यूज़ हो जाएंगा, वो देखेंगे हम लोग। और अगर कुछ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोगों ने प्लान किया था और जो एक्चुअल डेवलप कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पे गैप आता है कि चलो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग एक मोबाइल ऐप बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग यूजर्स को डायरेक्टली उनका अटेंडेंस एक्सेस करने का परमिशन देंगे या और कुछ देंगे, लेकिन उनके सामने हम लोगों ने ये बोला ही नहीं है कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे क्लाउड सपोर्ट देने वाले हैं। तो ये गैप हो गया। आप ऑनलाइन अटेंडेंस सपोर्ट दे रहे हो, यूजर्स को कुछ अपलोड करने दे रहे हो, तो आप वो सर्वर पे डायरेक्ट नहीं देते आज के टाइम पे, हम लोग उसके लिए क्लाउड सेटअप करते हैं सो दैट आप कोई भी लोकेशन से एक्सेस कर सको। तो आपने कुछ फंक्शंस डाल दिए, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना है वो तो आपने वहां पे डिसाइड किया ही नहीं है, वो क्या हो गया, दैट इज अ गैप। सो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन, क्रिएट अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में बनाने वाले हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे आपको क्या बोला है, रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी मतलब एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कि ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ये काम किया था, उसमें ऐसे कुछ एरर आए थे, क्लाइंट के साथ ऐसे डील किया था, ये पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे आपका ब्लैक बुक बनता है प्रोजेक्ट का। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिन्यूअल। एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है और एक प्रोजेक्ट को रिन्यू करना है। रिन्यू करने का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट्स करो। इंप्रूवमेंट करने का मतलब स्पाइरल मॉडल चलेगा। रिमेंबर यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कुछ न्यू चीज ऐड करेंगे, चेक करो वो जो न्यू चीज ऐड किया है वो कंटिन्यूअसली अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे तो नए प्रोजेक्ट ही डेवलप करने की बात कर रहे हैं। रिन्यूअल मतलब मेंटेनेंस फेज में थे, अब उनको कुछ न्यू फंक्शंस रिक्वायर्ड है एग्जिस्टिंग जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें, तो हम लोग यहाँ पे कुछ वो न्यू फंक्शंस जो रिक्वायर्ड है वो ऐड करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट इज जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितना हो रहा है और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कितना दे रहा है, जिससे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग इतना इन्वेस्ट क्यों करें। ओके, एंड लास्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर अबाउट कैन बी यूज टू अचीव बेटर बैलेंस ऑफ प्रोजेक्ट बिटवीन फॉर एग्जाम्पल सम रिस्की बट पोटेंशियली वेरी वैल्यूएबल बैलेंस्ड बाई लेस रिस्की बट लेस वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स। सो हम लोग के पास ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, चल गया तो एकदम काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट भी देगा, लेकिन फेल हुआ तो जितना पैसा आपने डाला है लाखों रुपया वो उतना आपका लॉस में भी जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस मतलब कितना रिस्क अभी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। सपोज मैं 10 लाख तक का रिस्क अभी के लिए हैंडल कर सकता हूँ, तो पूरा प्रोजेक्ट मत बनाओ, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो बनाओ फिलहाल के लिए, उसके साथ काम करते हैं हम लोग। अगर हम लोग का सक्सेस होता है तो फिर उसमें और थोड़ा ऐड करेंगे। अदरवाइज मैं 10 लाख तक का रिस्क लेने के लिए तो रेडी ही था, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गेटिंग, ये बैलेंस्ड चीज़ होता है। तो रिस्क कम कर दिया हम लोगों ने और हम लोगों का जो कैपिटल लगने वाला था वो भी कम कर दिया हम लोगों ने। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी बग्स रहेंगे वो क्विकली फिक्स होने चाहिए। और कौन से बग्स फिक्स करेंगे या कौन से डिफेक्ट्स हम लोग फिक्स करेंगे सबसे पहले, वो कैसे डिफाइन होगा, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी लिस्टिंग। प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे हम लोग। सो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। याद है, ये हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले डिफाइन किया था। बाद में ये बहुत सिंपल सा वही है, नाम पे से पता चल रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब आपको एक्चुअल में कितना बेनिफिट होने वाला है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके सामने। तो आइडेंटिफाई कितना कॉस्ट आपका टोटल लगेगा, बराबर है। जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट, बाद में आप जब वो सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करेंगे उनके कंप्यूटर लैब में या उनके नेटवर्क में, तो वो टाइम पे उनके नेटवर्क में कहाँ कहाँ पे आपको नए सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या, ये देखेंगे। और बाद में आप जब ये सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में आएगा तो उनके एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग देंगे या वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे। उसके साथ में आपको अलग से उनके लिए एक बैकअप सपोर्ट रेडी रखना पड़ेगा हमेशा, जो उनको हेल्प करते रहेगा। लाइक अगर कहीं पे कोई लोग अगर अटक गए तो ट्रेनिंग के बाद भी अगर वो अटक गए, कोई बग आ गया, तो बैकअप सपोर्ट आपका कितना होगा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट कितना जा रहा है। इट माइट पॉसिबल कि मेरे कंपनी में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो टेक्निकली ये सॉफ्टवेयर को ढंग से हैंडल कर सके, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो खुद से ही उसको रिजॉल्व कर सके। तो वो टाइम पे ऑपरेशनल कॉस्टिंग में क्या होगा, अलग से आपको एक टेक्निकल पर्सन हायर करना पड़ेगा, तो वो पर्सन जो आप हायर करोगे उसका कॉस्टिंग। और ये सब करने के बाद में आइडेंटिफाई करो कि आपका बिजनेस में कितना बेनिफिट्स हो रहा है। पहले ये सॉफ्टवेयर के बिना आपका कितना मंथली रिवेन्यू आ रहा था, और ये ऐड करने के बाद में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मंथली आपको जो बेनिफिट्स हो रहे थे उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इतना मेहनत करके मतलब ही नहीं है। सो बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट विच वी इन्वेस्ट। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है तो फिर छोड़ दो, वो हम लोगों के काम का नहीं है, वो फिर लॉस वाला हम लोगों का एक प्रोजेक्ट हो गया। एंड ये एक साइकिल अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट और सिस्टम लाइफ साइकिल। कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आपका जाता है जब आप कोई एक नया प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो आप देखो, जब आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाने का चालू करता है ना, तो स्टार्टिंग में इनकम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है। अब जब वो 50-60% प्रोजेक्ट बन गया, मतलब आप यहाँ पे उसके काम करना चालू कर रहे हैं, और तब से फिर आपका इनकम जनरेट होना चालू होता है। मतलब एक बार आपका प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाता है प्रोजेक्ट बनने के बाद में, और आपका जो इनकम है वो बढ़ते जाता है। अब आपने 2-3 साल यूज किया या 1 साल यूज किया, अब उसमें वापस कुछ बग्स है, डिफेक्ट्स है, या कुछ फंक्शन मिसिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिफेक्ट्स को सॉल्व करना पड़ेगा या कुछ न्यू फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। तो 1-2 साल के बाद वापस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, फिर वापस आपका इनकम इसमें बढ़ते रहेगा। तो क्या होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर्स में, थोड़ा इन्वेस्ट स्टार्टिंग में अच्छा एक्सपेंडिचर लगता है, उसके बाद आपका इनकम उससे आते रहता है। वापस जब करंट ट्रेंड्स के हिसाब से अगर आपका सॉफ्टवेयर मैच नहीं कर रहा तो वापस हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, फिर वापस उसमें से इनकम आपका जनरेट होते रहेगा। तो ये पैटर्न कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये जो कैश फ्लो कैसे होता है सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो आपको समझ में आ रहेगा। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ही होता है, इनकम कुछ भी नहीं रहता है।
एक बार आपका ये एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो अब फिर जब हम लोग उसको यूज़ करना चालू करते तो आपका इनकम काफ़ी आ रहा है। बट उसके बाद में सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, कुछ फंक्शंस अभी भी मिसिंग है जो ऐड करने से आपका इनकम वापस बढ़ सकता है, तो वो टाइम पे आपको अगर इसमें से बेनिफिट कम होने लगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस थोड़ा सा एक्सपेंडिचर इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप देखो कि फेसबुक है, अगर वो एक ही बार उसने एक्सपेंडिचर डाला और बाद में उसमें से इनकम आते रहा, मतलब बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते रहे, लेकिन उसके कंपैरिजन में और सर्टन ट्विटर या और कोई प्लेटफॉर्म्स आ गए जो उससे बेटर फंक्शन दे रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, फिर फेसबुक का जो इनकम है वो आना कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो स्विच हो गए। क्यों स्विच हो गए? बिकॉज फेसबुक ने बहुत टाइम से न्यू फंक्शन या फीचर अपडेट नहीं किया। तो फिर अपना कंटिन्यूअस इनकम चालू रखने के लिए फेसबुक क्या करेगा, वापस एक छोटा सा उसमें एक्सपेंडिचर करेगा, वापस एक छोटा सा उसमें डेवलपमेंट करेगा। तो जैसे ही ये डेवलपमेंट उसका सक्सेस हो गया, तो वापस लोग वापस वहाँ पे फेसबुक पे आएंगे वो नए फंक्शंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस ये सेम मैनर, ये सेम फेज में काम चलते रहता है हम लोगों का। ये आपका प्रोडक्ट और सिस्टम लाइफ साइकिल कैश फ्लो का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और उसका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्या है, स्टार्टिंग में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, वो डायग्राम के बेस के ऊपर ही अगर हम लोग बात करें तो आपने स्टार्टिंग में 1 लाख इन्वेस्ट किया, और उसके बाद फर्स्ट ईयर पे आपको उसमें से 10,000 रिटर्न मिला, उसके बाद और 10,000 मिला सेकेंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे आपको और 10,000 मिला। तो मतलब क्या हो गया, 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, तब तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, इनकम कुछ था ही नहीं। आपका इनकम कब से चालू हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर से आपका इनकम चालू हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट ईयर है मेरा, ये जो यहाँ से जहाँ से इनकम का ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ से मेरा इनकम चालू हो रहा है। तो जो मैंने 1 लाख डाला तो उसमें से फर्स्ट ईयर तो मुझे सिर्फ 10,000 ही वापस मिला, सेकेंड ईयर और 10,000 वापस मिला, थर्ड ईयर और 10,000 वापस मिला, मतलब 3 साल में मेरा सिर्फ 30,000 रिटर्न आया जो ओरिजिनल कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, तो फोर्थ ईयर में मेरा इनकम जो है इसमें से वो डायरेक्ट डबल हो गया, कितना आया, 20,000 आया। और फिफ्थ ईयर में आपका इनकम और भी ज़्यादा हो गया, 1 लाख आया। मतलब 5वें साल में जो मैंने ओरिजिनल कैपिटल डाला था वो पूरा रिटर्न आया, और प्लस 4 साल का जो मेरा रिटर्न है वो मेरा 50% रिटर्न हो गया, मतलब 5 साल में मुझे उसके ऊपर 50% रिटर्न मिला। सो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 5 साल में, 50,000। मैंने जितना कैपिटल डाला था उस पर 50% मुझे रिटर्न मिल गया। दिस इज हाउ वी नेट प्रॉफिट हम लोग चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये कैश फ्लो, मतलब आप यहाँ पे अगर आपका रिटर्न कम हो रहा है, मतलब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब आपने स्टार्टिंग में 1 लाख इन्वेस्ट किया, अभी तो कुछ भी नहीं आया, बाद में पहले साल में 10,000 आया, तो अभी आपका बचा कितना, 90,000 रिटर्न आना बचा है जितना इन्वेस्ट किया था उसमें से। सेकेंड ईयर और 10,000 आया, तो अभी आपका बचा कितना, 80,000 रिटर्न आना बचा है। देन थर्ड ईयर आपका और 10,000 आया, तो आपको अभी कितना बचा है, 70,000 वापस निकालना बचा है जो आपने टोटल इन्वेस्ट किया था उसमें से। फोर्थ ईयर 20,000 आया, तो अब आपका 50,000 बचा है। तो मतलब आपका पे बैक पीरियड कितना हो गया, जो आपने टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट किया था वो वापस आने में आपको कितना टाइम लग गया, 4.5 ईयर्स। दैट इज पे बैक पीरियड। सिंपल सा हम लोग घर में भी जो हिसाब करते हैं ना, वो वाला हिसाब है ये, जिसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना है डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्ट मैंने कितना किया था। तो मेरा एवरेज एनुअल प्रॉफिट सपोज 10,000 का है, और मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख, मल्टीप्लाई विद 100, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10% हो गया। तो अगर 1 लाख पे अगर मुझे साल का 10,000 मिल रहा है, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000, 10% हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको इक्वेशन याद रखना है, नोट कर लेना जरा ये इक्वेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नोट कर लो। क्या लिखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। नोट कर लो ये पूरा। सो ठीक है, अब ये आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं वापस इसके आगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो, एल्स विल एंड आवर लेक्चर हियर।